जय हिंद। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन। आज का विषय है स्नेक्स इन गंगा, वन बुक बाय श्री राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन। आई रिपीट, आज का विषय है गंगा में सांप, एक किताब जो राजीव मल्होत्रा जी ने लिखी हुई है। इस किताब के ऊपर हम बातचीत क्यों करेंगे? क्योंकि ये किताब बताती है कि भारतवर्ष को कौन से धोखे हैं अलग अलग जगह से। आमतौर पे ये माना जाता है कि हमारे देश को धोखा है पाकिस्तान से, उसके बारे में सबको पता है। हमारे देश को बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा है चाइना से, इसके बारे में भी सबको जानकारी है। लेकिन हमारे देश को अमेरिका के कुछ संस्थाओं से धोखा है, ये चीज़ इतनी कॉमनली पता नहीं है। क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, यहाँ पे अमेरिका भी डेमोक्रेसी है। और ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि यूरोप है, अमेरिका है, ये देश हमारा समर्थन करेंगे और हमारे देश को आगे जाने में, प्रगति करने में मदद करेंगे। लेकिन ये जो किताब लिखी हुई है श्री राजीव मल्होत्रा जी ने, इसमें कुछ चीज़ें सामने आई है। वो ये दर्शाती है कि हमारे देश की प्रगति को रोकने के लिए, हमारे देश को तोड़ने के लिए आज अमेरिका के अंदर भी कितनी सारी शक्ति काम कर रही है और वो किस प्रकार का काम कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इनको कैसे रोका जाए। सबसे पहले कौन है ये शक्ति? अमेरिका में कुछ मीडिया में लोग हैं, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो हमेशा भारत के खिलाफ लिखते रहते हैं। क्योंकि उसको चाइना ने खरीदा हुआ है, वो खुद को हमारे से सुपीरियर समझते हैं। अमेरिका में कुछ NGOs है जो भारत को नीचे पाड़ना चाहती है। अगर आपको याद होगा तो इसमें दो बड़ी NGOs का मैं नाम लूँगा। एक तो है फोर्ड फाउंडेशन, मैं रिपीट करता हूँ, फोर्ड फाउंडेशन। ये ऐसी संस्था है कि जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे फोर्ड नाम के, इनके नाम पे है, और ये सामाजिक लोगों को मदद करने में अपना काम करती है। इस प्रकार से इनके बारे में बताया जाता है। लेकिन ये संस्था भारत के अंदर बहुत सारे NGOs को मदद करती है जो देश को तोड़ना चाहती है। आमतौर पे अगर हम भारत की संस्थाएं देखें, कुछ संस्थाएं ये है कि जो जिहादी विचारों से लदी हुई है और भारत को तोड़ना चाहती है। कुछ लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड है जो भारत की विकास को रोकना चाहती है, और कुछ और है कि जो किसी अलग अलग कारणों से भारत का विकास रोकना चाहती है। दूसरी संस्था है कि एक अमेरिका में बिलियनर है, बहुत श्रीमंत आदमी है, जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। नाम मैं रिपीट करता हूँ, जॉर्ज सोरोस। तो ये भी लाखों करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की मदद करता है अलग अलग संस्थाओं को, जिनका काम है भारत को तोड़ना। इसके सिवाय कुछ यूनिवर्सिटीज़ है अमेरिका के अंदर जो खुद को बहुत सुपीरियर समझती है। उनका सोचना है कि अमेरिका एक वाइट कंट्री है, तो वो हमारे जो भारत एक ब्राउन कंट्री है, यानी कि भारत का जो हमारे स्किन का जो कलर है ये ब्राउन है, तो ये वो हमारे से सुपीरियर है। और उनका काम है कि भारत को सिखाना, और उनका वो चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ करनी है तो भारत, हमारा देश, उनसे जो वो बोलते हैं वो चीज़ माने, जो कि बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। आज अमेरिका में दो बड़ी पार्टीज़ है, एक है डेमोक्रेट, एक है रिपब्लिक। उसमें कुछ इंडिविजुअल्स है कि जो भारत का भला नहीं चाहती। मतलब हम डेमोक्रेट्स को या रिपब्लिकन्स को मतलब एकदम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो पार्टी तो आजकल तो डेमोक्रेटिक पार्टी ये रूलिंग है, और शायद आगे वाले इलेक्शन में या तो डेमोक्रेटिक पार्टी राज्य करेगी या रिपब्लिकन पार्टी वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन देखिए, आज कुछ जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, जो हिंदुस्तान से अमेरिका में गए हुए हैं, इसमें से कुछ लोग जो आज अलग अलग जगह के ऊपर ऊंची स्थान के ऊपर है, वो भारत का द्वेष करती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ
कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ये एक भारतीय मूल निवासी है। जब ये वाइस प्रेसिडेंट बनी तो भारत में बहुत लोग खुश हो गए कि देखिए अमेरिका ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन है, टेक्नोलॉजिकली ये सुपर पावर है, मिलिट्रीली ये सुपर पावर है। और अगर वहाँ पे एक भारतीय मूल निवासी यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो भारत के लिए तो बल्ले बल्ले है। यानी कि भारत को अभी सब प्रकार की टेक्नोलॉजी वहाँ से मिलेगी, सब प्रकार का आर्थिक सहायता मिलेगा, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि जब से वो आई तब उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ उल्टी सुल्टी बातें करनी शुरू कर दी। और भारत के मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कभी भारत का भला नहीं चाहते, तो वो हमेशा इस चीज़ों को ये देते रही कि कमला हैरिस हमारे खिलाफ है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। वहाँ पे जो होम सेक्रेटरी है वो एक भारतीय मूल निवासी स्त्री है, लेकिन वो भी भारत के खिलाफ बात करती है। जब उसको पूछा गया कि क्या अभी भारत और ब्रिटेन के संबंध अच्छे होंगे तो उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट है नहीं ये हो सकता। कारण क्या बताती है वो? कारण ये बताती है कि भारत से जो लोग इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में आते हैं वो बेकायदा काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो उसके बाद वापस ही नहीं जाते। यानी कि उसका कहना था कि इलीगल माइग्रेशन भारत से वहाँ उस देश में हो रही है। थोड़ी बहुत उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही मिनिस्क्यूल है। मैं रिपीट करता हूँ, मिनिस्क्यूल है। कुछ लोग वहाँ पे जरूर इलीगली गए होंगे, कुछ लोग इलीगली वहाँ पे जरूर स्टे कर रहे होंगे, लेकिन ये नंबर बहुत ही कम है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अमेरिका में है वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और अगर आज अमेरिका की इकोनॉमी जो प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में उसके कारण स्ट्रांग है, अमेरिका का डॉलर बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए एक महत्व का कारण है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो अमेरिका में है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। माना जाता है कि नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 30% जो लोग साइंटिस्ट काम करते हैं वो इंडियन है। जितनी बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनी है जिनका बजट काफ़ी बड़े देशों से भी ज़्यादा होता है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारों की जो CEOs है, जो टॉप 500 कंपनीज है वो इंडियंस है। इसके बावजूद आज भारत को वहाँ पे विरोध होता है। अगर आपने पिछले कुछ दिन की बातें सुनी होगी कि एक सिख फैमिली जिसके ऊपर हमला हुआ कारण रेसिस्ट था और जिसमें वो 4 मारे गए, जिसमें एक 8 महीने की एक बहुत ही क्यूट बच्ची भी थी। कितनी दुख की बात है। इसके सिवाय कनाडा के अंदर भी भारतीयों के ऊपर हमले हुए हैं। इसके सिवाय इंग्लैंड के अंदर अगर आपको ये पता है कि लिस्टेशायर नाम का एक शहर है, वहाँ पे जो हिंदुओं के मंदिर थे इसके ऊपर हमले हुए। तो ये कौन करता है? ये अर्थात भारत विरोधी लोग करते हैं। इतना ही नहीं तो आपको ये भी पता होगा कि कनाडा के अंदर एक जगह है जहाँ पे खालिस्तान के ऊपर एक रेफरेंडम हो रहा है और जब भारत सरकार ने बोला कि इसको रोको तो कनाडा उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो किताब है ये किताब में श्री राजीव मल्होत्रा बताती है कि एक इंटेंस वॉरफेयर भारत के खिलाफ चल रहा है जिसे वो ब्रेकिंग इंडिया 2.0 बोल रहे हैं। और इसके अंदर ये एक बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है, एक ग्लोबल मशीनरी है, उनकी नई आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या है? तो वो सोचते हैं कि भारत नाम का देश कभी भी एक नहीं था। 1947 के बाद ही भारत की जो संकल्पना है ये सामने आई, जो कि सच नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर ब्रिटिश नहीं होते तो भारत नाम का देश ही नहीं होता। तो उन्होंने थियरीज तैयार की हुई है जिसमें जिसे वो बोलते हैं क्रिटिकल रेस थियरी, जिसमें ये सोचते हैं कि वाइट रेस जो है ये ब्राउन रेस से सुपीरियर है। अमेरिका का जो एकेडमिशियंस है
अमेरिका के जो लोग हैं भारत से सुपीरियर है। और आज भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वो सोचते हैं भारत में कास्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा है, वो सोचते हैं भारत में महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ रूलिंग पार्टी के लोग हैं जिसे जिसे वो ब्राह्मण्स बोलते हैं, वो सभी लोगों के ऊपर अन्याय ही करते रहते हैं। तो इसे एक पॉपुलरली एक वोक मूवमेंट इस नाम से बोला जाता है। और इन देशों का मानना है कि अगर भारत को इन शक्तियों से छुड़ाना है, मैं रिपीट करता हूँ, भारत को इन शक्तियों से छुड़ाना है जो भारत के ऊपर गड़बड़ कर रही है, भारत में वायलेंस बढ़ा रही है, भारत में और उल्टे सुल्टे काम कर रही है, तो एक ही चीज़ करनी चाहिए, भारत के टुकड़े करने चाहिए। भारत कभी भी एक देश नहीं था, भारत के अलग अलग हिस्सों में भारत को बांटना चाहिए, जिससे भारत के ऊपर जो हमले होते, भारत में जो लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो कम होंगे और शायद एक अच्छे देश के तौर पे वो आएंगे। तो इसमें उन्होंने कुछ थियरीज तैयार की हुई है जिसको वोक थियरी नाम से बोला जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जिसमें इस प्रकार का रिसर्च होता है और कि भारत को कैसे बचाया जाए, भारत को कैसे तोड़ा जाए। और इसके अंदर वो सोचते हैं कि आज हार्वर्ड नाम की जो यूनिवर्सिटी है ये एक विश्वगुरु है और वो ही बचा सकती है भारत को, या अमेरिका की यूनिवर्सिटी। और इसे वोकिज्म नाम का भी एक नाम से भी पुकारा जाता है। इसका फ़ायदा चाइना भी उठा रहा है। और आपको याद होगा कि ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस थी 50 से 60 हज़ार करोड़ इतना पैसा भारत में भेज रही थी और भारत में एनजीओज़ को दे रही थी। और इनके नाम अलग अलग थे। कुछ किसी को वो ह्यूमन राइट्स के नाम से काम करने वाली संस्था थी, उसके नाम से वो पैसा देते थे। कुछ लोग हैं एंटी डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि भारत में कोई डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए वो पैसा देते थे। यानी कि नाम स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशंस को पैसा दो जो स्त्रियों की देखभाल करेंगे। वैसे देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स हो या स्त्रियों के ऊपर अत्याचार रोकना हो या डेवलपमेंट करने में पर्यावरण को ध्यान में रखना हो, ये कोई बाय इटसेल्फ गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो दिखाते थे कि भारत में अत्याचार ही हो रहे, अरे देखिए भारत से 100 गुना ज़्यादा अत्याचार चाइना में हो रहा है, भारत से 1000 गुना ज़्यादा अत्याचार अमेरिका में हो रहा है। आज अमेरिका में अलग अलग जो उनकी जो गन पॉलिसी है वो अमेरिकन अपने ही लोगों को किस प्रकार से मार देते हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। आज अमेरिकन ये काम नहीं करना चाहते, वो पूरा काम जो माइग्रेशन हो रहा है खासतौर इंडियंस का, उनसे करवा के लेना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ आज भारत के भी तथाकथित विद्वान हैं जो जाके वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस देश में बिल्कुल जो हो रहा है वो गलत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक थियरी वहाँ पे प्रपोज की जाती है, भारत की जो सरकार है इसे बदलना चाहिए क्योंकि वो भारत का नुकसान कर रही है। अभी देखिए भारत की सरकार है, उसे भारत के लोगों ने चुना हुआ है। अगर भारत के लोग चाहते हैं कि सरकार काम ठीक नहीं कर रही है तो 2024 में जो इलेक्शंस होंगे इसमें वो फिर ऐसे सरकार को ढूंढेंगे जो अच्छा काम कर सके। तो ये तो डेमोक्रेसी का यही है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कॉरपोरेशन लेवल के ऊपर होते हैं, इलेक्शन स्टेट्स में होते हैं, इलेक्शन सेंट्रल लेवल यानी कि देश के लेवल के ऊपर होता है, ग्राम पंचायत के लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। तो अलग अलग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आज इस देश में है और अलग अलग जगह ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो या स्टेट असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अलग अलग जगह के ऊपर जो देश के लिए डिसीजंस है वो लिए जाते हैं। तो ये तो मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन ये दिखाया गया कि CAA सेंट्रल जो एक एक्ट हुआ था जिसमें हम हिंदू सिख और मतलब बाकी सभी लोग जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में, उसमें हम वापस लाना चाहते थे और उनको देश का
सिटीजन बनाना चाहते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन 5-6 करोड़ का हमारे देश में हुआ है, उसे चेक करने के लिए जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात हो गई, उसके खिलाफ आंदोलन हो गए। जो सो कॉल्ड फार्मर्स है उनको भड़काया गया कि दिल्ली के आप रास्ते बंद करो। जब दिल्ली के रास्ते बंद हो जाते हैं तो हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है, जो नुकसान आप करते हैं। अभी ये एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो अलग अलग प्रकार के आंदोलनें होते हैं, जिसे आंदोलन जीवी भी हम बोल सकते हैं, वो कारण ढूंढते रहते हैं कि देश में आंदोलन हो। अभी बात यह है कि अगर देश में कोई चीज़ ठीक नहीं है तो आंदोलन के बदले अगर आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन रास्ता बंद करना या तोड़ फोड़ करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को जालना या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बर्बाद करना, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये जो अराजकता है, ये नक्सलिस्ट जो है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, ये फैला रहे हैं। कुछ जिहादी तत्व है वो उसे फैलाते हैं। ईशान्य भारत में कुछ लोग हैं जो उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज ये सब करने का इनका उद्देश्य क्या है? आज चाइना ने अमेरिका के अंदर इतना इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है कि चाइना, जो आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट आज है जो बाइडन के जो लड़के हैं वो उनके बिजनेस के अंदर चाइनीज का शेयर्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो बाइडन के लड़के जो है उसके ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए वो पॉलिसीज बदली करते रहते हैं और जो पॉलिसीज चाइना को अच्छी लगती है वो करते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर आज इस किताब के अंदर बहुत बड़े तरीके से प्रकाश डाला गया है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग बुक है। लोग सोचेंगे कि स्नेक्स इन गंगा इसका नाम क्यों लिखा हुआ है। कारण यह है कि गंगा जो है हमारे लिए एक होली रिवर है और हम सोचते हैं कि अगर उस रिवर में हम स्नान कर ले तो हमें बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, हमारा लक अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर किसी रिवर के अंदर स्नेक्स है तो देश के लिए ये धोखा है। तो ये गंगा जो सेफ समझते हैं वो बिल्कुल एक धोखेदायक चीज़ बन गई है। आज गंगा के पानी शांत नज़र आता है लेकिन अंदर जो है काफ़ी गड़बड़ चल रही है। यानी कि ये जो नई सिस्टम शुरू हो रही है, जिस प्रकार का कॉलोनाइजेशन ब्रिटेन ने काफ़ी 150 साल 200 साल पहले किया था और भारत के ऊपर काफ़ी साल के लिए राज्य किया, उसी प्रकार का कॉलोनाइजेशन वो करना चाहते हैं। इसका नाम बायलाइन ब्रेकिंग इंडिया 2.0 क्यों है? क्योंकि पहला जो किताब लिखा था राजीव मल्होत्रा जी ने, उसे 1.0 नाम से पुकारा गया था, जिसपे उन्होंने बताया कि अलग अलग धोखे जो देश के ऊपर थे। लेकिन इसके बाद जब उनका रिसर्च हुआ तो उन्हें पता लगा कि इसके सिवाय कुछ लोग हैं जो चुपचाप से काम करते हैं। कुछ निगेटिव फोर्सेस है, वो भारत की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, अलग अलग जगह में इन्फिल्ट्रेट होके उल्टा काम करने के लिए उन्हें उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है। और ये बोला जाता है कि इस देश में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसका पूरे कारण, पूरे सोशल प्रॉब्लम्स वो दलित के ऊपर हो या मुस्लिम्स के ऊपर हो या महिला के ऊपर हो या जो तृतीय पंथीय होते हैं इनके ऊपर हो, इनके लिए जवाबदार ये केवल आज की सरकार है। तो सरकार को तोड़ना ही चाहिए। तो ये किताब बिल्कुल ठीक तरह से बताती है कि रिसर्च किस प्रकार से चल रहा है, एक्शन किस प्रकार से करते हैं, प्रोपोगंडा किस प्रकार से वो करते हैं, उनका भारत का तोड़ने का इरादा क्यों है, और कुछ भारत के लोग हैं जो उन्हें इसमें मदद करते हैं। तो इसलिए ये किताब एक बहुत ही अच्छा वेल रिसर्च्ड वर्क है जो दिखाता है कि भारत को अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री से कितना नुकसान हो सकता है। ये कहने का मतलब नहीं है कि अमेरिका बाय इटसेल्फ एक खराब देश है। आज आप देखिए तकरीबन अमेरिका के 3 या 4% लोग वहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो वहाँ जाके बहुत काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ओपन, जॉर्ज सोरोस जैसे नाम बताया, या फोर्ड फाउंडेशन,
या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, जहाँ पे इस प्रकार के उल्टे काम किए जाते हैं। और ये कुछ इसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन भारत में तैयार करना चाहती है, जो हमारे यंग लोग वहाँ पे जाते हैं, उन्हें वहाँ पे वो ब्रेन वॉश करना चाहती है और उसके बाद उन्हें वो भारत में भेजना चाहती है, जिससे जो ये स्नेक्स है, जो सांप है, भारत के अलग अलग हिस्सों में ये सांप फैले जाए, जिससे भारत की प्रगति जो है ये कम होगी। देखा जाए तो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म जो है ये रशिया या चाइना से संबंधित है, लेकिन आज कुछ लोग अमेरिका के अंदर है जो सोचते हैं कि उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं है कि जो देश की प्रगति कर सकता है। वो कुछ ऐसे इश्यूज उठाते हैं जो काफ़ी बार नॉन इश्यूज होते हैं। तो देखा जाए तो ये किताब के लिए हमने श्री राजीव मल्होत्रा जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव बुक है जो भारतीयों को आँख खुलने में मदद करती है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे एक किताब है जो भारतीयों ने पढ़ना चाहिए। इसमें जो धोखे हैं ये समझने चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन धोखों को यूनाइटेड भारत, यूनाइटेड हिंदुस्तान किस प्रकार से इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसे रोक सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक हम धोखे ना समझे तब तक इन धोखों के खिलाफ हम सही कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसलिए ये किताब भारत के दुश्मनों को ढूंढने में एक बहुत ही अच्छी मदद करती है। इसलिए स्नेक्स इन गैंजेस ब्रेकिंग इंडिया 2.0 ये किताब इट्स वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, उसे हर भारतीयों ने उसे देखना चाहिए। मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद।